नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का यह सेशन सभी जो आरआरबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं इन फ्यूचर में, उनमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएँगे उन्हीं सब प्रश्नों का यहाँ प्रैक्टिस और रिवीजन क्लास है। इसमें हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी और पीवाईक्यू के प्रश्नों का कलेक्शन करवा रहे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा और हाँ, कैसे प्रश्नों को, बारीकियों को समझना है, कैसे एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना है, बीच-बीच में मैं इस सब चीज़ों को बताता रहता हूँ। तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक विस्तृत हैं? आपको यह ध्यान नहीं रखना है कि प्रश्न आसान है या कठिन है। आप ये समझिए कि ये पेपर के ही पैटर्न है और पेपर के जो एमसीक्यू के प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी को उठाया गया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा से कर्नाटक, दूसरा गुजरात से केरल, तीसरा पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। तो पूर्वी तटीय मैदान पूछा गया है ना, तो जैसे देखिए इंडिया का मैप यहाँ बना के दिखा देते हैं आप सभी को। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से इंडिया का मैप है। तो पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक यही तो पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान, आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। जो लोग मैप से पढ़े होंगे ठीक है, नहीं तो इसको कोई रट्टाफिकेशन से भी कर सकता है अगर याद रहेगा, लेकिन मैपिंग रहेगी तो और भी प्रश्न आप आसानी से निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, साबरमती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी गुजरात, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान। यहीं से साबरमती नदी का उद्गम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आप सभी लोगों को यहाँ से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ है, गुजरात में है, ये चीज़ पता लग जाएंगी। और पश्चिमी घाट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में। इस सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो नहीं वाले पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाते हैं सिली मिस्टेक या ह्यूमन एरर की वजह से। तो राजस्थान दिया गया है पहला ऑप्शन, उड़ीसा दूसरा ऑप्शन दिया गया है, आंध्र प्रदेश तीसरा ऑप्शन दिया गया है, गुजरात चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा राजस्थान बनेगा। जैसा कि मैप बना के आप सभी को दिखा देते हैं, सब लोगों को इसे पता ही होगा। देखिए कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप हमारा है, ठीक है ना। तो राजस्थान का लोकेशन कुछ इस यहाँ पे होगा, राजस्थान, उड़ीसा यहाँ है, आंध्र प्रदेश यहाँ पड़ेगा, गुजरात यहाँ पड़ेगा। तो भारतीय समुद्र तट से नहीं लगती, तो राजस्थान की ही सीमा नहीं लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुप्तोत्तर राजनीति में भुक्ति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? भुक्ति शब्द के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो भुक्ति जो था वह प्रांत था, कर था, अधिकारी था, राजा था। तो किस लिए प्रयुक्त होता था? तो भुक्ति जो है प्रांतों के लिए यूज होता था गुप्तोत्तर राजनीति में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नों की प्रकृति आप समझ ही रहे होंगे कि यह हिस्ट्री का प्रश्न है, तो जनरल स्टडी में सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ये पॉलिटी का प्रश्न है और इसमें करंट के भी प्रश्न को रखा गया है ताकि आप ये समझ पाएँ कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है जो पेपर में आते हैं। यहाँ इस प्रश्न में बोला गया है, संघीय विवादों में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है? संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जबकि रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के साथ संबंधित है।
संघीय विवाद क्षेत्राधिकार का प्रयोग स्वप्रेरण से किया जा सकता है, जबकि ऋण क्षेत्राधिकार के लिए याचिका की आवश्यकता होती है। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार सिविल मामलों पर लागू होता है, जबकि ऋण क्षेत्राधिकार आपराधिक मामलों पर लागू होता है। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार सलाहकारी होता है, जबकि ऋण क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, संघीय विवादों में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके ऋण क्षेत्राधिकार के बीच मुख्य अंतर पूछा गया है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट, संघीय विवाद मतलब राज्य और केंद्र दोनों का, मूल क्षेत्राधिकार और उसके ऋण क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया, संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ठीक बात है। जबकि ऋण क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती है। यह भी ठीक बात लिखा गया। अब इसलिए यह प्रश्न तो सही है। गलत इन सब में कैसे है, देखिए, संघीय विवाद स्वप्रेरण से किया जाता है, गलत बात है। जबकि ऋण क्षेत्राधिकार के लिए याचिकाकर्ता की आवश्यकता होती है। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार सिविल मामलों पर लागू होता है, जबकि ऋण क्षेत्राधिकार आपराधिक मामलों पर लागू होता है। यह भी गलत स्टेटमेंट दिया गया है। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार सलाहकारी होता है, जबकि ऋण क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। यह भी गलत स्टेटमेंट दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता था? जितने भी लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको पता ही होगा कौन सी टीम 2025 WPL जीती थी। चेन्नई सुपर किंग पहला ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली कैपिटल्स दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मुंबई इंडियंस तीसरा ऑप्शन दिया गया, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा मुंबई इंडियंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है, तख्त ए वही शिलालेख किस पर्थियन शासक का उल्लेख करता है? एजस, रुद्रदामन, गोंडो फर्नेस, मेनेंडर। तो तख्त ए वही शिलालेख किस पर्थियन शासक का उल्लेख करता है? रुद्रदामन, एजस, गोंडो फर्नेस, मेनेंडर। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा गोंडो फर्नेस। ये पर्शियन शासक थे। इनका रिलेशन जो राज्य करने का वो है, शासन का जो वर्णन है वो बौद्ध मठ जो है एक पाकिस्तान में है, तो वहां पे यह चीज मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्थियन यहाँ लिखा गया है, पर्सिया के शासक, पर्सियन के शासक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न को आपको याद नहीं करना है, लेकिन कोई लेटेस्ट अगर न्यूज इस प्रकार की हो तो आपको ध्यान रखना है। 2024 में कृषि स्टैक और व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्र जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण शामिल है। कृषि स्टैक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। तो कृषि स्टैक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यह गलत कथन है। पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, एक गलत स्टेटमेंट है। इसमें कृषि स्टैक और व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्र जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण शामिल है, ठीक बात है। मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है, यह भी ठीक बात है। केवल 1 और 3 यहाँ सही दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? आरुषि चावला, मनीष सिंघल, के संजय मूर्ति, तुहिन कांता पांडे। तो नवंबर 2024 में, इसको भी आपको याद नहीं करना है, बस हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में होंगे उसको आपको गूगल पे सर्च करके देख लेना है, ठीक है ना। तो उस समय के संजय मूर्ति थे, इसको आपको याद नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र का संयोजन सही है? तो सही संयोजन हमें यहाँ चूज करना है। भाजपा जमशेदपुर पूर्व, भाजपा धनवार, झामुमो खूंटी, झामुमो बैरहट। तो झामुमो बैरहट से
जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये चुनाव लड़ते हैं और काफ़ी भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे अभी कोई विधानसभा का चुनाव हुआ हो, अगर कोई मुख्यमंत्री बने हो, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इन चीज़ों को, कहाँ से वो चुनाव जीते हैं, क्योंकि एक बार बना है तो फिर दोबारा भी बनने की संभावना रहती है पेपर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हमें बताना है। कागज काटना, लकड़ी जलाना, बर्फ का पिघलना, पानी उबालना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा लकड़ी जलाना। तो रासायनिक परिवर्तन में ही आएगा। कागज काटना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, पानी को उबलना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी एक बार जल गई तो दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चंद्र की सतह तापीय भौतिकी प्रयोग CHASTE 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो चंद्रमा की भूगर्भिक संरचना का आकलन करना, चंद्रमा के रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना, चंद्रमा के वायुमंडलीय दबाव को मापना, चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। तो चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चंद्र की सतह तापीय भौतिक प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य पूछा है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, एक करंट का प्रश्न है, तो यदि आपने उस टाइम पढ़ा होगा तो ठीक है, कहीं मैगजीन्स में या फिर किसी टीचर से, और नहीं तो फिर आप इसको नहीं सही कर पाएंगे। चंद्रमा के रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना इसका उद्देश्य था। चंद्रमा के रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना ही इसका उद्देश्य था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2025 में लैटिन अमेरिका का कौन सा देश चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकालने वाला पहला देश बन गया। तो कोलंबिया, अर्जेंटीना, पनामा, चिली। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा पनामा। पनामा देश जो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से बाहर निकला है। 2013 में इन्होंने यह स्टार्ट किया था, जो कि पूरी दुनिया में अपना डेवलपमेंट का कार्य चलाते हैं। इसमें कुछ रणनीतिक पहलू भी होती हैं, तो किसी देश को इससे लाभ पहुंचाना तो रहता ही रहता है, साथ साथ चीन इसमें अपना हित देखता है ज़्यादा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा अनुच्छेद 43 का। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे प्रश्न को और उसके आंसर्स को। आप सभी लोगों को बस ध्यानपूर्वक सुनना है, तो पैनिक नहीं होना। अगर आप भूल रहे हैं चीज़ों को, बाद में रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो दोबारा वीडियो को देख लेना 2x की स्पीड पर, या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। एक बार तो आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं चीज़ों को करवा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं वैसे चीज़ें याद नहीं होती हैं। चीज़ों को एक बार दो बार पढ़ने से ही याद होती हैं। आप इस वीडियो को दोबारा पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे ही रिकॉल हो जाएंगी दिमाग में। इस प्रश्न का यही ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे ऑप्शन टिक करने से पहले आप पॉज करके रखिएगा, आप टिक कर ले जाएंगे। तो आगे का प्रश्न जो दिया गया है, जब कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में विकल्पों के माध्यम से नेगेटिव किया जाता है, तो टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है इसमें, और डायलॉग बॉक्स या मेनू के विकल्पों के माध्यम से नेगेटिव किया जाता है कीबोर्ड का उपयोग करके। तो वर्तमान में हाईलाइट किए गए विकल्प का चयन करने के लिए, फोकस को अगले उपलब्ध विकल्प या नियंत्रण में ले जाने के लिए, पिछले विकल्प या नियंत्रण पर वापस जाने के लिए, वर्तमान डायलॉग बॉक्स या मेन्यू को बंद करने के लिए। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा
फोकस को अगले उपलब्ध विकल्प या नियंत्रण में ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अच्छा नहीं, यही इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधायन के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधर्मी विवाहों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? राजा राम मोहन रॉय, यहाँ विधायन लिख दिया गया है यानी विधि के माध्यम से। सर सैयद अहमद खान, पंडिता रमाबाई, एनी बेसेंट। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने काफी अच्छे से चीजों को संचालित किया था उस टाइम, क्योंकि रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा थी समाज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 24 अंश अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? पटना, भोपाल, रायपुर, देशपुर। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा भोपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पौधों की जड़ में कौन सी संरचनात्मक कार्यात्मक समस्या गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगी लेकिन जल अवशोषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी? सबेरिन के बिना अंतोडर्मल कोशिकाएं, परिवर्तित एपिब्लेमा कोशिकाएं जिनमें रिक्तिका का अभाव है, हवाई अंगों पर बाधित रंध्र तंत्र, एपिडर्मल विकृति के कारण जड़ रोमों की अनुपस्थिति। प्रश्न काफी थोड़ा टिपिकल है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। पौधों की जड़ में कौन सी संरचनात्मक कार्यात्मक समस्या गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगी लेकिन जल अवशोषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी? आशा करते हैं आप सब लोग समझ पाएंगे प्रश्न को। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा इसमें हवाई अंगों पर बाधित रंध्र तंत्र। हवाई अंगों पर बाधित रंध्र तंत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है किस प्रकार की अधीनस्थ अदालत मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों के से संबंधित विवादों का निपटारा करती हैं? राजस्व न्यायालय, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा दीवानी न्यायालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा राम मोहन रॉय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्टू टोकै संग्रह से पुरानानूर पट्टू का मुख्य फोकस क्या है? ये वर्ड आपको नए लग रहे होंगे, आप इसको समझने के बाद जब भी कभी आपको दिखेगा तो आप कर पाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। प्रेम और भावनात्मक अनुभव पहला ऑप्शन दिया गया है। प्रकृति और परिदृश्यों का वर्णन दूसरा ऑप्शन दिया गया है। वीरता और राजाओं और उनके कार्यों की प्रशंसा तीसरा ऑप्शन दिया गया है। आध्यात्मिक और धार्मिक विषय चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा वीरता और राजाओं और उनके कार्यों की प्रशंसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? 83, 63, 73, 93। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा 63। 2025 में मूल्यांकन किया। जब भी जलवायु परिवर्तन से कोई भी आपको क्वेश्चन नया दिखे तो आप जरूर उस पर नज़र दिमाग में रखिए, उसकी बातों को, क्या उसमें हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या भविष्य में होने वाला है। इसलिए मैं इस प्रश्न को करवा रहा हूँ, नहीं तो चाहता मैं भी छोड़ देता, क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर के प्रश्नों को सभी लोग स्किप करके ही करवाते हैं, जीएस के प्रश्नों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में समग्र बेरोजगारी दर क्या थी? 4.9%, 6.1%, 5.4%, 7.3%। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा दोस्तों 5.4%।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधिक अधिकारों के निर्णयों की रक्षा करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, राज्य के बीच विवादों का समाधान करना। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, इसीलिए जारी कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय है? थोड़ा अम्लीय है, तो अम्लीय विलयन हमें यहाँ ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं। Na2CO3 पहला ऑप्शन दिया गया है, NH4Cl दूसरा ऑप्शन दिया गया है, NH4CH3COO तीसरा ऑप्शन दिया गया है, CH3COONA चौथा ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो दिया गया है यही अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, और ये सब कार्बनिक कंपाउंड हैं जो कि नहीं दर्शाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है? स्लाइड को इमेज के रूप में निर्यात करना, सभी स्लाइड्स में सुसंगत स्वरूपण, फॉन्ट और लेआउट लागू करना, एनिमेशन और ट्रांजिशन शामिल करना, एक साथ कई स्लाइड्स को हटाना। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा सभी स्लाइड्स में सुसंगत स्वरूप, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत किया गया था? तो उदारीकरण किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत किया गया था? देखना है कैसा प्रश्न पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है 1994। 2002 नहीं होगा। 1997 बहुत लोग मार देंगे, लेकिन यह गलत है। 1999 भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ सही दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू में कितने शहरों को शामिल किया गया था? 100 शहर को शामिल किया गया था, 50 शहर को शामिल किया गया था, 200 शहर को शामिल किया गया था, 150 शहर को शामिल किया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब है 100 शहर को शामिल किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हमें यहाँ बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, विंडोज 10। यदि आप थोड़ी भी टेक्नोलॉजी से समझ रखते होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण यहाँ विंडोज 10 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व बच्ची जगबंधु ने किस वर्ष किया था? 1817 में, 1717 में, 1785 में, 1806 में। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा 1817 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यह जो आंदोलन हुआ था वह उड़ीसा में हुआ था, पाइका विद्रोह, उड़ीसा। नेतृत्व बच्ची जगबंधु, नाम भी याद रखेंगे। पाइका विद्रोह 1817, उड़ीसा राज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला के में गर्भगृह के ऊपर बने सोपान या पिरामिड नुमा ढांचे का क्या नाम? अधिष्ठान, विमान, जगती, मंडप। दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा विमान। दक्षिण भारत पूछा है, वास्तुकला गर्भगृह के ऊपर बना सोपानी पिरामिड नुमा ढांचा विमान कहलाता है। जो उत्तर भारत में है वहाँ मंडप बोला जाता है। ये उत्तर भारत में। जगती के चारों ओर घूमा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुष्ठान तो एक कार्य होता है, तो दो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU का भाग नहीं है?
तो CPU का भाग इसमें से कौन सा नहीं? अंगणितीय तर्क इकाई ALU, ग्राफिक कार्ड नियंत्रण इकाई CU, रजिस्टर। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ग्राफिक कार्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय सीमित नगर पालिका कार्यों जैसे सड़क, प्रकाश और जल निकासी वाले छोटे कस्बों का प्रबंधन करता है? नगर क्षेत्र समिति, नगर निगम, विशेष प्रयोजन एजेंसियां, पोर्ट ट्रस्ट। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा नगर क्षेत्र समिति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आपको याद नहीं करना है, लेटेस्ट डाटा आपको याद कर लेना है 25-26 का अगर आया हो तो आ ही गया है, याद ही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ दिया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास प्रतिशत कितना व्यय है? वर्तमान व्यय कितना है? तो वर्तमान व्यय यहाँ पूछा जा रहा है। तो जो वर्तमान व्यय है इस समय दिया गया है 0.64%, 1.28%, 0.45%, 1.15%। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा 0.64%। 0.64% जो है GDP का प्रतिशत के रूप में R&D पर खर्च किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नवंबर 2024 में भारत के डेयरी क्रांति में योगदान के सम्मान में कौन सा दिन मनाया गया? कौन सा दिन मनाया गया? दुग्ध उत्पाद दिवस, श्वेत क्रांति, राष्ट्रीय डेयरी दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस। तो राष्ट्रीय दूध दिवस। यहाँ देखिए कंफ्यूजन करने के लिए कितना चीज़ों को क्लोज रखा गया है। आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं अगर ऐसी चीज़ों को क्लोज करके रखा जाएगा प्रश्न ऑप्शंस को, तो इसलिए आप बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे प्रश्नों को। वैसे इस प्रश्न को याद कर सकते हैं, भले से इसमें नवंबर 2024 लिखा हो, क्योंकि हर साल ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और हाँ, इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOPBIGO की अध्यक्षता ग्रहण की? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। तो बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है, इसका इंग्लिश नेम है BOPBIGO। तो इसका जो अध्यक्षता ग्रहण किए थे भारत ने किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है वर्चुअल मेमोरी का? भंडारण के लिए CACHE मेमोरी का विस्तार करना, डेटा के लिए बैकअप प्रदान करना, डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम क्षमता का विस्तार करना, भौतिक भंडारण क्षमता बढ़ाना। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा, आप कैच मेमोरी का विस्तार करना नहीं लगाएंगे, डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम की क्षमता का विस्तार करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी आप जानते होंगे, जैसे होता नहीं है कि बगल से SD कार्ड या फिर वो क्या कहते हैं 1 टेराबाइट का आप एक्सटेंड कर सकते हैं ऐड करके, ऐसे जो है डिवाइसों में दिया रहता है चीज़ों को सेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि रैम अगर थोड़ा कम है वर्चुअल मेमोरी लगा के अपने उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, तो दोस्तों आज जो प्रश्नों की संख्या है लगभग हमने 37 प्रश्न यहाँ पर किया है, और 37-38 प्रश्न पेपर में आते भी हैं GS के, 37 से 38 प्रश्न।
तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या समाप्त होती है। और हाँ, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और सेशन आपको कंटिन्यू यह मिलता रहेगा। बीच में कुछ कारण से क्लासेज नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपको कंटिन्यू मिलेगा। और जो भी करवाया जाता है वह आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चीज़ों को खुद से भी करने की कोशिश करिए, तभी फ़ायदा रहता है पेपर में। और जो यहाँ पे करवाया जाता है उसको अपना पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट करने के लिए देखा करिए। जैसे आपको अपने से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप इसको चला के सुन लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो मैथ्स की क्लासेज हैं सूर्यभान सर आपको करवा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को मैथ्स कमज़ोर हो या उनको प्रैक्टिस के तौर पे या रिवीजन के तौर पे देखना हो, वो अवश्य क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। डेली आपको मिलता है। इस समय नंबर सिस्टम इस चल रहा है। और जीएस आपको हम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन करवा रहे हैं। रही बात आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो, 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, उस चीज़ को आप अपने टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर लीजिए। जैसे नोट्स बनाए होंगे या किसी बुक से या फिर यूट्यूब पे सर्च करके। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको क्विक रिवीजन होगा और चीज़ों को जल्दी से आप कंपाइल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।